नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका एसएसटी जीनियस की तरफ से और मेरा नाम है सुभाष राजपूत। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट पढ़ने वाले हैं और ये है साइमन कमीशन। आज हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। ये क्या है, कैसे गठित हुआ, भारत में कब आया, इसकी क्या रिपोर्ट्स थी, किस किस ने इसका विरोध किया और कैसे लाला लाजपत राय जी की मौत इसका विरोध करते हुए हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एसएसटी जीनियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इंडियंस को लगता था कि ब्रिटिशर्स अपने वादे के मुताबिक हमें स्वराज दे देंगे, पर भारतीयों को मिला क्या? 1919 का भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारतीय सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय वाइसराय थे। उस समय इसे भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई और इसे एक युग का अंत और एक नवीन युग का प्रारंभ माना गया। इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का चयन किया गया था। इसमें केंद्र में भी द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, जिसे हम आज लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन और पहली बार महिलाओं को मत का अधिकार दिया गया था। इसी 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम में हुई प्रगति की समीक्षा करेगा, इवेल्युएशन करेगा। भारतीय विद्वेद शासन से तंग आ चुके थे, उब चुके थे। वे इसमें परिवर्तन चाहते थे। इस प्रकार आयोग की नियुक्ति 1929 में की जानी चाहिए थी, तो 1927 में क्यों की गई? क्वेश्चन उठता ना ये। क्योंकि ब्रिटेन में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी पावर में थी और 1929 में ब्रिटेन में इलेक्शन होने थे, तो कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती थी कि इस आयोग की स्थापना का क्रेडिट विपक्षी लेबर पार्टी ले जाए, क्योंकि भारत जैसे सर्वाधिक मूल्यवान कॉलोनी के भविष्य का फैसला वो किसी और के लिए छोड़ना नहीं चाहती थी। वो सोचती थी कि कभी लेबर पार्टी गलत डिसीजन ना ले दे। तो उस समय कंजर्वेटिव पार्टी के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वे थे लॉर्ड ब्रिकनहेड। उनका मानना था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधारों के लिए कोई भी कानून बनाने में सक्षम नहीं हैं, पर भारतीय कह रहे थे कि हमें अपनी सरकार खुद बनानी है। तो उन्होंने भारतीयों को एक चैलेंज दिया कि अगर तुम में हिम्मत है, सामर्थ्य है, पावर है तो अपना संविधान बनाकर दिखाओ। अगर वो हमें अच्छा लगा तो आपके कुछ पॉइंट्स भी हम अपने कमीशन में इंक्लूड कर लेंगे, अपने आयोग में इंक्लूड कर लेंगे। तो इसी के जवाब में भारतीय कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट बनाई। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ पर आप ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है कि नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई होगी, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई? मोतीलाल नेहरू ने। और उन्होंने इस रिपोर्ट में भारतीय संविधान का पूरा खाका तैयार किया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कैसी रिपोर्ट थी। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसके किसी भी पॉइंट को नहीं माना या इसका कोई भी पॉइंट अपने कमीशन में इंक्लूड नहीं किया। इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, क्योंकि उनकी मंशा भारत को स्वराज देने की थोड़ी ना थी। वे तो इसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहते थे। खैर, वापस चलते हैं साइमन कमीशन की ओर। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था और यही इसके विरोध का मुख्य कारण था। इसे श्वेत कमीशन कहा गया। इसके गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी और इसका कार्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था तथा इसके बारे में सुझाव देने थे। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। कमीशन 2 बार भारत आया तथा अपनी रिपोर्ट तैयार करने में इसे 2 वर्ष से अधिक का समय लगा। इस रिपोर्ट की सिफारिशें इस प्रकार थी। पहली सिफारिश थी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। चलिए सबसे पहले द्वैध शासन यानी कि डायआर्की को समझ लेते हैं। देखिए 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायआर्की सिस्टम यानी द्वैध शासन था, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया था। परंतु केंद्र द्वारा स्थापित प्रांतीय गवर्नर की पावर अनलिमिटेड थी। वो प्रांतीय सरकार के किसी भी कानून को अस्वीकार
कर सकता था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी सिस्टम अनेक कारणों से सफल नहीं हो सकता है, अतः इसे समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, समस्त प्रांतीय शासन मंत्रियों को सौंप दिया जाए और उन्हें प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। लेकिन इसके साथ ही यह सिफारिश भी कर दी गई कि प्रांतीय गवर्नर को कुछ विशेषाधिकार अवश्य प्रदान कर दिए जाए, जिससे यह महत्वपूर्ण मामलों में आवश्यकता अनुसार मंत्रियों के निर्णय की उपेक्षा कर सके। दूसरा रिपोर्ट का पॉइंट था मताधिकार और विधानसभाओं का विस्तार किया जाए। 1926 में भारत की लगभग 3% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त था, इसलिए रिपोर्ट में मताधिकार के विस्तार की सिफारिश करते हुए कहा गया कि कम से कम 10% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रांतों की विधानसभाओं का विस्तार किया जाए और उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। यहाँ तक समझ लिया। थर्ड पॉइंट है संघ शासन की स्थापना। रिपोर्ट में भविष्य में भारत के लिए एक संघ शासन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थापना करने की सिफारिश की गई, जिसमें प्रत्येक प्रांत जहां तक संभव हो अपने क्षेत्र में स्वामी हो। इस संघ में ब्रिटिश भारत के समस्त प्रांत और समस्त भारतीय देशी राज्य शामिल होंगे, यानी कि एक तरह से सेंटर के साथ साथ जो प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई। थर्ड पॉइंट था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पूर्वतः जारी रहना, यानी कि सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था वो पहले की तरह जारी रही। रिपोर्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को पहले की तरह जारी रखने की सिफारिश की गई। इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस पॉइंट को। 1919 के एक्ट से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का पहले से ही प्रावधान था। इसमें मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों को और एंग्लो इंडियंस को तो अलग निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व दिया ही था। अब साइमन कमीशन में इसमें महिलाओं, मजदूरों और दलितों के भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। केंद्रीय क्षेत्र में अनुत्तरदायी शासन, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो अभी इंडियंस के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहती थी। कमीशन ने केंद्रीय क्षेत्र में उत्तरदायी शासन के मांग की पूर्ण उपेक्षा की, यहाँ तक कि उसने केंद्र में डायरकी सिस्टम यानी द्वैध शासन व्यवस्था की भी सिफारिश नहीं की। उसने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा को नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र रखने की सिफारिश की। हालांकि कमीशन का विचार सेंटर में हमेशा के लिए ऐसी इरिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रखने का नहीं था। अगर एक बार रक्षा का प्रश्न संतोषजनक ढंग से हल हो जाए तो केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना के पक्ष में था। जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया कि लार्ज स्केल पर भारतीय परिषद की स्थापना यानी कि वृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय संघ की स्थापना से पूर्व भारत में एक वृहत यानी कि बड़ी भारतीय परिषद की स्थापना की जाए, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा भारत के देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो। इस परिषद के माध्यम से वे अपनी सामान्य समस्याओं का निराकरण कर सके, यानी कि सोल्यूशन कर सके। अन्य सिफारिशें भी जो है कमीशन ने की, जैसे भारत मंत्री को परामर्श देने के लिए भारत परिषद को कायम रखा जाए, परंतु उसकी शक्ति में कुछ कमी की जाए। कमीशन के द्वारा सेना के भारतीयकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। रिपोर्ट में बर्मा को भारत से व सिंध को बम्बई से पृथक कर देने की सिफारिश की गई। और उसने यह भी कहा कि उत्तर पश्चिम जो नॉर्थ ईस्ट हमारे सीमा प्रांत जो स्टेट्स हैं हमारी 7 सिस्टर्स, उसके पिछड़े होने के कारण उसे अभी प्रांतीय स्वशासन नहीं दिया जाना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट साइमन कमीशन ने कहा कि जिस तरह से 10 साल के बाद हमारा जो कमीशन आया है, इस तरह से 10 वर्ष के बाद भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच करने की जो पद्धति है, पैटर्न है, वो छोड़ दिया जाए। इसके स्थान पर नवीन संविधान में स्वयं ही विकसित होने की व्यवस्था रखी जाए। अब इसका हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं कि साइमन कमीशन कैसा रहा। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय राजनीति की समस्त कठिनाइयों और समस्याओं पर प्रकाश डाला, लेकिन उसने भारत की जनता की अभिलाषाओं, डिजायर्स, आकांक्षाओं की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। भारतीय कमीशन की रिपोर्ट से भारतीय नेता बहुत असंतुष्ट हुए, क्योंकि सेंटर में तो कोई उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की मांग को स्वीकार ही नहीं किया गया और प्रांतों में उत्तरदायी मंत्रिमंडल की स्थापना करने की व्यवस्था तो की गई, परंतु गवर्नर्स को ऐसी विशेष शक्तियां प्रदान करने की सिफारिश दे दी गई जिससे जो उत्तरदायी शासन की महत्व बिल्कुल ही कम हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट निरर्थक तथा रद्दी कागज़ के समान थी, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय समस्याओं के अध्ययन के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण प्रलेख था, रिपोर्ट थी।
साइमन कमीशन का एक और इम्पोर्टेंट योगदान यह था कि इसने अप्रत्यक्ष और अस्थायी तौर पर ही सही देश के विभिन्न समूहों और दलों को एकजुट कर दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य का ना होना, जो कि भारतीयों का बहुत बड़ा अपमान था। दूसरा, भारत के शासन के संबंध में जो निर्णय लिए जाने थे वो विदेशियों द्वारा लिए गए, जो कि भारतीयों का मानना था कि भारत में जो स्वशासन का निर्णय हमें करना है कि हमें कैसा संविधान चाहिए, ना कि अंग्रेज़ों को। तो इस तरह का कमीशन क्यों लाया गया? इंडियंस ने अब अच्छी तरह समझ लिया था कि अंग्रेज भारतीयों को स्वशासन के योग्य समझते ही नहीं। अब जानते हैं भारत में साइमन कमीशन का क्या प्रभाव पड़ा। पहला, कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा। चौरा चौरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद आज़ादी की लड़ाई में जो ठहराव आ गया था वह अब साइमन कमीशन के गठन से टूट गया था। 1927 में मद्रास के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया। इसमें नेहरू, जिन्ना, गांधी जी सभी ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया। सिर्फ दो पार्टी, जो कि पंजाब में संघवादी यूनियनिस्ट तथा दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी, ने साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया। जनता द्वारा प्रतिक्रिया यानी पब्लिक रिएक्शन देख लेते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। इसके बम्बई पहुंचते ही देश के सभी प्रमुख शहरों में हड़ताल व जुलूस निकाले गए और युवाओं ने पहली बार बड़ी संख्या में इन आंदोलनों में हिस्सा लिया और उसे क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे, उसे काले झंडे दिखाए गए। लखनऊ में हुए लाठीचार्ज में पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हो गए और गोविंद वल्लभ पंत अपंग। विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठियां बरसाई, बहुत पिटाई की उनकी। वह बुरी तरह घायल हो गए और मरने से पहले उन्होंने बोला था, उनके ये वचन थे जो बाद में सत्य साबित हुए, कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेज़ों की ताबूत की कील बनेगी। और आखिरकार 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। जब हर जगह साइमन कमीशन का विरोध होने लगा तो इस विरोध को शांत करने के लिए तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। यहाँ पर आपको डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग समझा देता हूँ। इसका अर्थ होता है सेमी इंडिपेंडेंट। देखिए, एक होता है ऑटोनोमस यानी पूर्ण स्वतंत्र, जो अपने फैसले स्वयं लेता है, और दूसरा होता है डोमिनियन यानी भारत डोमिनियन स्टेटस में आज़ाद तो होगा परंतु बहुत से फैसले, जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं, वो इंग्लैंड ही लेगा यानी वाइसराय ही लेगा। और उन्होंने डोमिनियन स्टेटस के बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का एक नया खेमा जो आक्रामक तेवर के साथ तैयार हो रहा था। उदारवादी और मध्यमार्गी नेता तो ब्रिटिश डोमिनियन के भीतरी संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, परंतु जिस तरह समय बढ़ रहा था इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रेसिडेंसी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया। यानी अब पूर्ण स्वराज चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए हमें। और ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में रावी नदी के किनारे और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर हालांकि बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया। यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कीजिए कि जब भारत का संविधान तैयार हुआ तो वो 26 जनवरी 1950 से 2-3 महीने पहले ही तैयार हो गया था। लेकिन क्योंकि 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में शपथ लेने का प्रस्ताव किया था, तो इसलिए 26 जनवरी को ही सिंबॉलिकली चुना गया, 26 जनवरी को ही कि संविधान लागू किया जाए, 26 जनवरी 1950 को। तो ये इस तरह से आपका साइमन कमीशन पूरा होता है। इसकी रिपोर्ट्स, इसका विरोध, इसके मुख्य मुख्य पॉइंट्स सब मैंने कवर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे नमक यात्रा और सविनय आंदोलन यानी साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने चलाया।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।